प्रिय छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों हमारा प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम व्यंजन संधि के 6 प्रकारों के रूप में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। 6 प्रकारों में से हमारे 5 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा आता है 6ठा प्रकार अनुस्वार संधि। कौन सा आता है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस्वरना। क्या होता है? अनुस्वारस्य यही परस्वरना। तो छात्रों, जैसे कि इसके संधि के नाम से ही प्रकट होता है कि अनुस्वार संधि, यानी कि अनुस्वार संधि का जो अर्थ है वो होता है कि यदि पद्य के मध्य में अनुस्वार के आगे किसी भी वर्ग का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे हम आप सभी को अभी तक जितने भी हैं ये 5 वर्ग जो हमारे हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, इनमें से जब संधि विच्छेद करते हैं तो जब कोई भी हमारा इस प्रकार का वर्ण आता है, जैसे कै, खे, गे, घे, चै, छे, जै, झै, इनमें से कोई भी संधि विच्छेद करते समय वर्ण आता है तो जितने भी हमारे ये अनुस्वार होते हैं तो उन अनुस्वारों को क्या हो जाता है, इन सभी अनुनासिक वर्णों को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेते हैं शांतः। अनुस्वार संधि के अंतर्गत हम उदाहरण लेते हैं शांतः। ये इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा संधि विच्छेद क्या बनेगा? शान प्लस ता। शान प्लस ता। तो जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय इनको क्या हो जाएगा? जैसे भी जब हम संधि विच्छेद किसी भी वर्ण का करते हैं तो उसको क्या हो जाएगा? उसको अनुस्वार हो जाएगा। जैसे ये शांता है, अगर हम यहाँ अधनय कर देते हैं तो अधनय को क्या हो जाएगा? अधनय को यहाँ पर हो जाएगा अनुस्वार। तो यदि हम अनुस्वार ना कर करके हम ये लिख दे शांतः, शांतः, तो जो भी हमारा जब हम कोई भी अनुनासिक वर्ण लिखेंगे तो उसका क्या होगा? उसका अनुस्वार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और है गुम्फित। क्या है? गुम्फित। जब हम गुम्फित का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा गुम प्लस फित, गुम्फिता। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा अनुनासिक वर्ण आएगा उसको अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार संधि के अंतर्गत कोई भी संधि विच्छेद करते समय अनुनासिक वर्ण आता है तो उसको क्या हो जाएगा? उसको अनुस्वार हो जाएगा। जैसे धर्मम चरति, धर्मम चरति, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, या गुरुम नयति, धर्मम चरति, गुरुम नयति, और हमारा आ जाता सत्यम वदा, कृष्णम वंदे। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अनुस्वार आता है तो हम उनको लेकर के इनका संधि विच्छेद करना सीख सकते हैं। अब हमारा एक उदाहरण और देख लेते हैं, वो ये है सत्यम वदा। सत्यम वदा के अंतर्गत जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद बन जाएगा सत्यम प्लस वदाह। तो हमारा बन जाएगा ये सत्यम वदाह। यानी कि जो भी हमारा अनुस्वार होगा, जो भी हमारे अनुनासिक वर्ण होंगे उसको क्या हो जाएगा? उसको अनुस्वार हो जाएगा। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले उदाहरण में बताया कि शांतः, जैसा कि मैंने इसमें बताया ये क्या है हमारा? शांतः। तो इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? शान प्लस ता। यदि अनुस्वार आता है तो उसको वो अनुनासिक वर्ण आता है तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। यदि अनुस्वार आता है तो उसको अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अनुस्वार संधि के अंतर्गत कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो उसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार आता है तो उसको अनुनासिक वर्ण हो जाएगा।
नेक्स्ट व्यंजन संधि के अंतर्गत हमारे जो 6 प्रकार थे ये कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ और संधि के नियम होते हैं जिनको, जैसे कभी कभी कोई संधि अलग से आ जाती है। जैसे व्यंजन संधि के अंतर्गत एक संधि होती है लव संधि। कौन सी होती है? लव संधि। लव संधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें इस संधि का जो मेन नियम है ये होता है कि इसमें तय के बाद लय पर तय के स्थान पर लय हो जाता है। जैसे तल्लीन क्या है? जैसे हमारा उदाहरण आता है तल्लीन। ये वैसे हमारे एग्जाम के हिसाब से कभी कभी आ जाता है, लेकिन व्यंजन संधि के केवल 6 ही प्रकार होते हैं। ये कुछ अन्य प्रकार अलग से हैं। जैसे तल्लीन, तल्लीन का हमारा उदाहरण हो जाएगा तत् प्लस लीन। तो इसमें क्या है कि नियम के अनुसार यदि तय के बाद लय ओन पर तय के बाद लय हो जाता है, यदि तय के बाद लय आता है तो उस तय को क्या हो जाता है? उस तय को लय हो जाता है। तो हमारा ये बन जाएगा फिर ऐसे तल्लीन। एक हमारी संधि आती है छत्व संधि। कौन सी आती है? छत्व संधि। ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत ही मानी जाती है, लेकिन इनका प्रयोग कम किया जाता है। छत्व संधि का नियम क्या होता है? यदि तय अथवा न के बाद शय आए और शय के बाद ये व रे ले है आए तो उसमें शय को क्षय हो जाता है, यानी कि सकार को छकार हो जाता है। जैसे मच्छरीरम, जैसे मच्छरीरम। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा मच्छ क्या हो जाएगा? सा को छा हो जाएगा, सा को क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, और चा को क्या, ता को क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो हमारा संधि विच्छेद बनेगा मच्छ प्लस शरीरम। क्या बन जाएगा? मच्छ प्लस शरीरम। तो इसमें क्या है कि मच्छ प्लस शरीरम में जो चा है, जो हमारा चा है, इसको क्या हो जाएगा? इसको छा हो जाएगा, मच्छ प्लस शरीरम। तो ये हमारे कुछ संधियां ऐसी हैं कि जो कभी कभी कहीं कहीं पर प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इनका उसमें व्यंजन संधि के अंतर्गत कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी कभी एग्जाम में इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो उनके हिसाब से मैंने आपको इसके विषय में बताया है कि लव संधि और छतु संधि। एक आती है नृत्य संधि। कौन सी आती है? नृत्य संधि। ये भी व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आती है। इसका जो नियम होता है उसमें होता है कि रिरी रे और श के बाद न आए तो उसको न का अणय हो जाता है, यानी कि जैसे तृष्णा। उदाहरण हम ले लेते हैं तृष्णा। तृष्णा का जो हमारा संधि विच्छेद होगा क्या होगा? त्रिश प्लस ना। क्या होगा? त्रिश प्लस ना। तृष्णा का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा त्रिश प्लस ना। इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये ना है इसको क्या हो जाएगा? इसको अणा हो जाएगा नियमानुसार। तो ये हमारी 3 संधि थी, छतु संधि, नतु संधि और लव संधि। ये व्यंजन संधि के ही कुछ अन्य प्रकार हैं जिनके अनुसार कभी कभी इनमें से भी कोई वर्ण हमारी एग्जाम के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन वैसे मेन हमारे व्यंजन संधि के 6 ही प्रकार होते हैं। तो आज छात्रों हमने व्यंजन संबंधी 6 प्रकारों के रूप में विस्तृत चर्चा कर ली है। ये अब हमारी नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है। नंबर 3 पर कौन सी आती है? हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पर जाने से पहले हम व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण हमारे सामने आते हैं एग्जाम के रूप में, पहले हम उनका रिवीजन करेंगे। तो छात्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।